हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, दैट इज़ नोन एज पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट मीन्स आफ्टर, पार्टम मीन्स दैट इज़ पीरियड आफ्टर द डिलीवरी एंड हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। ठीक है, सो अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक। ठीक है, जेनिटल ट्रैक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम। प्यूपेरियम में एक पीरियड होता है दैट इज़ ऑफ 42 डेज। ठीक है, सो उस पीरियड के दौरान अगर वुमेन को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है दैट इज़ नोन एज पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर एक क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारा जो आफ्टर डिलीवरी है, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, WHO के अकॉर्डिंग अगर ब्लड लॉस एक्सेस ऑफ 500 ml तो अगर ज़्यादा एक्सेस, उससे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं PPH। सो ठीक है, अगर एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो उसमें 500 ml होता है। ये चीज़ बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का C सेक्शन हुआ है दैट इज़ उसमें 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर तक जो ब्लड लॉस है वो नॉर्मल है। अगर किसी की हिस्टेरेक्टमी हुई है, ठीक है, यूट्रस C हिस्टेरेक्टमी हुई है तो उससे क्या 1500 ml तक ब्लड लॉस इज़ द नॉर्मल। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम उसे PPH कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो PPH जो होता है वो माइनर, मेजर और स्वेयर होता है। माइनर अगर 1 लीटर से कम लॉस हुआ हो ब्लड का, मेजर अगर 1 लीटर से ज़्यादा हुआ हो और स्वेयर अगर 2 लीटर से ज़्यादा हुआ हो। सो माइनर, मेजर एंड स्वेयर। ठीक है, तो इसका इंसिडेंस कितना रहता है? 4 to 6% ऑफ ऑल डिलीवरीज में इसका इंसिडेंस रहता है। ठीक है, और अभी टाइप्स हैं PPH की। ठीक है, फर्स्ट इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ द सेकेंडरी। प्राइमरी जब 24 आवर्स मतलब बेबी का बर्थ हो गया, विद इन 24 आवर्स क्या है, अगर हेमरेज हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, इन मेजॉरिटी क्या है, हेमरेज विद इन 2 आवर्स मतलब जब डिलीवरी हुई उसके 2 घंटे के बीच अगर हेमरेज हो जाता है प्राइमरी के बीच में। ठीक है, प्राइमरी में आप ये याद रखोगे कि अगर 24 घंटे के अंदर डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, हेमरेज हो गया, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी PPH। ठीक है, इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक थर्ड स्टेज हेमरेज, एक ट्रू PPH। जो थर्ड स्टेज हेमरेज होती है, अगर थर्ड स्टेज में मतलब प्लेसेंटा एक्सपल होने पहले से अगर ब्लीडिंग हो जाए दैट इज़ नोन एज थर्ड स्टेज। ब्लीडिंग अगर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है दैट इज़ नोन एज थर्ड स्टेज। ट्रू PPH किसे बोलते हैं? अगर ब्लीडिंग मतलब अभी हमने वुमन का प्लेसेंटा निकाला ही है और उसके दौरान ही हेमरेज हो गया, दैट इज़ ट्रू PPH। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, जो हेमरेज होता है वो होता है 24 आवर्स के बाद। ठीक है, और विद इन प्यूपेरियम जो मैंने आपको बताया, हम उसको 6 वीक्स भी बोल सकते हैं और 42 डेज भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, उसे डीलेड और लेट प्यूपेरियल हेमरेज भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी, डीलेड, लेट प्यूपेरियल 3 नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी और डीलेड और लेट प्यूपेरियल हेमरेज। सो नेक्स्ट इज द कॉजेज। फर्स्ट कॉज इज एटॉनिक यूट्रस। ठीक है, एटॉनिक मतलब क्या है कि उसकी लॉस ऑफ जो मस्कुलर टोन है, ठीक है, और स्ट्रेंथ टू कंट्रैक्ट क्या है वो खत्म हो गया है यूट्रस की, एटॉनिक यूट्रस। ये बहुत ज़्यादा क्यों, यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग ही चली जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो एटॉनिक यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ा कॉज है इस चीज़ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, ठीक है, वॉल से, अभी यूट्रस कंप्रेस ही नहीं हो रहा क्योंकि यूट्रस तो एटॉनिक हुआ पड़ा है। उससे बाद क्या है, ब्लीडिंग तो चली जाएगी क्योंकि कोई चीज़ अगर बंद नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो ब्लीडिंग तो हो ही जाएगी ना। तो इसके ये मेन कॉजेज़ है एटॉनिक। नेक्स्ट इज़ अ ग्रैंड मल्टीपेरा। अगर पहले मतलब 3 या 4 बेबीज़ हैं वुमेन के, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, यूट्रस हमारा कंट्रैक्ट करना, इनएडिक्वेट रिट्रैक्शन होएगी। ठीक है, उससे क्या है, ब्लीडिंग होएगी। नेक्स्ट है यूट्रस ओवर डिस्टेंशन, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, बिग बेबी है, ठीक है, 4 kg से बड़ा बेबी है, ठीक है, अगर प्लेसेंटा लार्ज था, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा PPH के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई वुमेन अनीमिक थी, ठीक है, अगर पहले कोई APH का केस है, एंटीपार्टम हेमरेज, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी वुमेन को 12 घंटे से ज़्यादा लेबर
रही, ठीक है। कई बार क्या है होता है, हम एनास्थीसिया दे देते हैं वुमेन को, उससे क्या है उसका यूट्रस एटोनिसिटी हो जाती है यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं करता। नेक्स्ट केस है अगर माल फॉर्मेशन है यूट्रस की, ठीक है, अगर सेप्टम इन यूट्रस है, बाइकॉर्नेट इन यूट्रस है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कंडीशंस, ठीक है। अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड रह गया, दैट इज़ द मेजर कॉज, बहुत बड़ा कॉज है अगर प्लेसेंटा अंदर रिटेन रह जाएगा। ओबेसिटी, अगर वुमेन ओबीज है, बीएमआई अगर 35 से ऊपर है वुमेन की, ठीक है, प्रीवियस पीपीएच का केस रह चुका है, 40 ईयर से एज ज़्यादा है, सो ये भी क्या है कॉज है। सो मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, हम अगर उसमें प्रॉपर हमने मैनेजमेंट नहीं की थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, लाइक टू रैपिड, बहुत जल्दी बेबी क्या है डिलीवर हो गया, ठीक है, इतना जल्दी डिलीवर हो गया कि यूट्रस को तो टाइम ही नहीं मिला कंट्रैक्ट होने के लिए। अगर हमने प्री मेच्योर अटैम्प्ट लाए, तभी बोलते हैं कि जब डिलीवरी होती है ना तो प्लेसेंटा को खुद से बाहर आने दिया करो। अगर हम खुद से लग जाते हैं कि बाहर आए, उसको रब करने लग जाते हैं पेट को, उससे क्या है पीपीएच के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। कॉर्ड पुलिंग, अगर कॉर्ड बाहर को पुल कर रही है उससे भी पीपीएच के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द ट्रोमेटिक, अगर कोई ट्रॉमा था जेनाइटल ट्रैक को, ठीक है, ऑपरेटिव डिलीवरी के दौरान जो ज़्यादा केसेस आते हैं ट्रॉमा के, ब्लड लॉस हो गया, सी सेक्शन, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं। अगर 1000 वैसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, वैसे उस 1000 को भी हमने ना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में लेके चलना है, ठीक है, हमको उसको इग्नोर नहीं करना। कोई सर्विक्स को ट्रॉमा, विजाइना को है, पेरिनियम को, ठीक है, सो वो भी क्या कॉज है। रिटेन्ड टिश्यू, पिट्स ऑफ प्लेसेंटा, हमने प्लेसेंटा पूरी अच्छी तरह से नहीं निकाला वुमेन के यूट्रस से, ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण होता है पीपीएच का। थ्रोम्बिन, अगर वुमेन को कोई ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो ठीक है, उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होती है तभी हमने कि उसको कोई ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वी हैव टू चेक इट। नेक्स्ट हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमें वजाइनल ब्लीडिंग से ही पता चल जाता है कि वुमेन को पीपीएच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्या होगी, टोटली कंसील्ड भी हो सकती है, ठीक है, बल्बो विजाइनल भी हो सकती है, ठीक है, या हेमाटोमा टाइप भी आ सकती है। सो अभी इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस डिपेंड करता है कि उसका एचपी लेवल कितना था। अगर एचपी लेवल अच्छा होगा वुमेन का तो ब्लीडिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ब्लड लॉस किस स्पीड से हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। सो एक ना बहुत ही की पॉइंट है, अगर हम पर एबडोमेन वुमेन को डायग्नोसिस करोगे, अगर तो वुमेन को ट्रोमेटिक हेमरेज होगा, ठीक है, तो जो यूट्रस की वॉल होगी ना वो प्रॉपर होएगी कंट्रैक्ट, क्योंकि ट्रॉमे के साथ एटॉनिक हेमरेज का कोई लेना देना ही नहीं है, यूट्रस तो अपना पूरा कंट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि वो ट्रॉमेटिक है। अगर वुमेन का एटॉनिक हेमरेज होएगा, यूट्रस क्या होएगा, फ्लैबी होएगा, अगर उसको हम मसाज करेंगे ना वो हमें हार्ड महसूस होगा, हार्ड बहुत ज़्यादा। सो ये डिफरेंस है, ठीक है। ट्रोमेटिक में यूट्रस क्या है वेल कंट्रैक्टेड होगा, एटॉनिक में यूट्रस क्या है वो हार्ड होगा ऑन मसाजिंग। तो अभी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए तो प्रिंसिपल्स हमने हमेशा लिखने होते हैं मैनेजमेंट में, गायनी ऑप्स में। पहले तो है प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, मॉनिटरिंग करो, रिससिटेट करो वुमेन को, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग को रोको। इट इज़ असेंशियल ऑल केसेस ऑफ मेजर पीपीएच ही सब में अगर मोर देन 1000 ml है तो हमने ये वाली मैनेजमेंट करनी है। इमीडिएट में क्या करेंगे, हम पहले उसके ना 2 लार्ज बोर कैनोला लगा देंगे, ठीक है। पेशेंट को हम पूरा फ्लैट रखेंगे, वार्म रखेंगे, ब्लड हम फुल सीबीसी काउंट के लिए भेज देंगे, 2 लीटर ऑफ हम एनएस इन्फ्यूज़ करेंगे वुमेन को, ऑक्सीजन भी देंगे, ठीक है, और वुमेन को हम ऑक्सीटोसिन लगा देंगे 20 यूनिट। 1 ml एनएस, 1 लीटर की एनएस में हम 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन लगा देंगे और उसका रेट होगा 60 ड्रॉप्स जाएंगे पर मिनट। तो नेक्स्ट इज स्केमेटिक मैनेजमेंट, ये बुक्स में भी इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सो इसके 2 होते हैं। अगर तो मैंने बोला था कि एक में यूट्रस है वो एटॉनिक होएगा, ठीक है, और दूसरे में ट्रोमेटिक जिसमें यूट्रस कंट्रैक्ट तो होएगा ही, हार्ड भी होएगा, ठीक है। सो पहले हम उसका कर लेते हैं। अगर यूट्रस हमें हार्ड और कंट्रैक्टेड फील हो रहा है तो इसका मतलब ट्रोमेटिक है, ठीक है। उसका पूरा अपन ने उसको एक्सप्लोर करना है ब्लीडिंग को, ठीक है। और हमने जो हेमोस्टैटिक सूचर्स लगा देते हैं वहाँ पे, जहाँ से वहाँ पे टीयर होगा, ठीक है, एक हेमोस्टैटिक सूचर्स आते हैं, हम उसको लगा देंगे। ये सिंपल सा है हार्ड और कंट्रैक्टेड का अगर ट्रोमेटिक केस है। नेक्स्ट इज़ एटॉनिक। एटॉनिक में क्या है, पहले हम मसाज करेंगे यूट्रस को, उसको पूरा हार्ड बना देंगे, फिर 20 यूनिट्स सेम 500 ml एनएस में लगा देंगे। फिर हम ना उसमें मिथर्जिन इंजेक्शन है वो 0.2 mg IV हम उसको लगा देंगे, ठीक है, और एग्जामिन करेंगे जो हमारे पास प्लेसेंटा जो एक्सपेल हुआ है।
उसके बाद अगर फिर यूट्रस अटॉनिक रहता है, ठीक है, तो हम बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, यूट्रस को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप काउंट करेंगे। अभी फिर अटॉनिक है अगर, तो हम क्या करेंगे, मीजोप्रोस्ट वुमेन को ना 1000 माइक्रोग्राम रेक्टम के थ्रू रख देंगे, ठीक है, और एक कार्बेटोसिन 100 माइक्रोग्राम IMIV हम लगा देंगे। अभी फिर अगर यूट्रस अटॉनिक है तो उसके बाद हमारे पास जो बचती है टेक्निक वो होता है यूट्रस टेम्पोनेट, ठीक है, मतलब हम बैलून टेम्पोनेट भी कर सकते हैं, बाई मैनुअल यूट्रस को कंप्रेस भी करेंगे। बैलून टेम्पोनेट क्या प्रोसीजर है, आई विल लेट यू एक्सप्लेन लेटर, ठीक है, और टाइट इंट्रायूट्राइन पैकिंग भी कर देंगे अंडर एनास्थीसिया ताकि ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाए। एनी मेथड 3 में से अप्लाई कर सकते हैं, बैलून टेम्पोनेट, बाई मैनुअल कंप्रेशन, टाइट इंट्रायूट्राइन पैकिंग अंडर एनास्थीसिया। अगर उसके बाद भी है तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा सर्जिकल मेथड, ठीक है, या तो हम यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कर देंगे, जो आर्टरी से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाइए उसको लाइगेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ मतलब जिस आर्टरी से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो अदरवाइज़ अगर फिर भी नहीं हो रही तो हमें रेयरली हम यूट्रस को रिमूव करते हैं, रेयरली ही है हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। ब्लीडिंग उसके बाद इन केस कंट्रोल हो जाती है तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वुमेन को ना HDU में ही रखेंगे, ICU में ही रखेंगे, और प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन अडॉप्ट क्या हुई है, ठीक है, हम उसको सारा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सो यही था, सारे सिंपल स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अभी जो मैंने ना आपको 3 बताए थे कि क्या क्या करना है, लाइक बैलून टेम्पोनेट, टाइट इंट्रायूट्राइन पैकिंग, तो उसमें पता है हम क्या करेंगे, पहला तो टाइट इंट्रायूट्राइन पैकिंग हम क्या करेंगे, 5 मीटर का ना पूरा लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ गॉस ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर उसको हम वाइड करेंगे, उसको हम ट्वाइस फोल्ड करेंगे, ठीक है, उसको फिर हम एंटीसेप्टिक क्रीम में पूरा सोक कर लेंगे जो गॉस होगा, फिर गॉस को हम पैक कर देंगे, जो हमारा फंडल एरिया होगा पहले उसको, वाइल यूट्रस इज स्टीडियड बाय द एक्सटर्नल हैंड, मतलब जो हमारा यूट्रस है उसको हम एक्सटर्नल हैंड से पूरा स्टीडियड रखेंगे। तो सेपरेट पैक हम यूज़ करेंगे वेजाइना को फिल करने के लिए, ठीक है, पहले तो हम फंडल एरिया फिल करेंगे विद देखो पैक करेंगे ना हम गॉज इनटू द फंडल एरिया से, हम फिस्ट के साथ मुट्ठी लगा लेंगे, ठीक है, वाइल यूट्रस इज स्टीडियड बाय द एक्सटर्नल हैंड के साथ क्या है, हमारा यूट्रस पूरा प्रॉपर स्टीडियड होगा उस टाइम। तो इसके साथ क्या होगा, यूट्रस कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और हीमोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई हो जाएगा इनटू द यूट्रन साइनसेस। तो बैलून टेम्पोनेट में क्या था, टेम्पोनेट होता है ना जो, उसमें हम क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक एक बैलून कैथेटर होता है, ठीक है, कैथेटर तो आपने देखा ही होगा। तो उसके साथ क्या है, सिमिलर या पैकिंग की तरह इसका एक्शन है, ठीक है, जो कैथेटर होता है इसको बकरी बैलून भी कह सकते हैं हम, कॉन्डम कैथेटर भी बोल सकते हैं हम, यूट्रन कैविटी में ना उसको इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करने के बाद लाइक हम नॉर्मल कैथेटर भी डालते हैं उसमें भी हम बैलून को वो कर देते हैं ना, इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, बैलून को हम इन्फ्लेट कर देंगे NS के साथ, कितनी 200 to 500 ml, और 4 to 6 आवर वो ऐसे ही रहेगा ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। सो सर्जिकल मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम लाइगेशन कर देते हैं आर्टरी की, जिससे ब्लीडिंग होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द PPH। सो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने उसको मैनेज करना है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको मेरा ये समझाया टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे इसमें लाइक आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID या फेसबुक पेज भी इसमें शेयर कर दूंगी लिंक, सो दैट आप उस पर मुझको पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, और आप अगर अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।